के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस साल के दूसरे सबसे बड़े चुनाव का नतीजा हमारे सामने है और ये साफ हो चुका है कि फिलहाल कम से कम मतदाता के लिए बीजेपी सबसे पसंदीदा पार्टी के तौर पर उभर रही है। हरियाणा राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खासकर जिस तरह बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति पाई है, उससे बड़े बड़े जो सियासी पंडित हैं वो भी हैरान हो गए हैं। इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मुद्दे रहे, क्या वजह रही कि बीजेपी को ये जीत हासिल हुई है और अलग अलग जो समुदाय हैं, जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन्होंने क्यों वोट किया बीजेपी को, क्यों वोट नहीं किया कांग्रेस पार्टी को, और दूसरी जो अन्य दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनकी स्थिति क्या रही, क्या पैटर्न रहा इनके वोट करने का। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं जो कि राजनीति पर बहुत गहरी निगाह जिनकी रहती है। मेरे साथ हैं विपुल मुदगल जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं CSDS में, इसके अलावा एक अरसे तक पत्रकार रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान हैं मेरे साथ प्रोफेसर अजय गुडावर्ती JNU से, जो कि राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं, तो जाहिर है राजनीति पर उनकी पकड़ रहती है। मेरे साथ और भी कई मेहमान मौजूद होंगे जिनसे मैं आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी जैसे ही वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले विपुल मुदगल, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, हम जानते हैं कि एग्जिट पोल्स काफी हद तक ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, फिर भी लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे। आपको लगता है कि इस बार कम से कम जनता का मूड पढ़ने में एग्जिट पोल्स कम से कम कामयाब रहे हैं और जो एक पूरा राज्य जिसको ये माना जाता था कि जहां जाट वोट जाएगा वहीं जीत जाएगी, ये जो नोशन था ये भी ध्वस्त हुआ है? विध्वस्त भी हुआ, साथ में ये हुआ कि जो नॉन जाट वोट है वो एक तरह से कंसोलिडेट हुआ और उसको एक जगह की तलाश थी और वो जगह उनको भारतीय जनता पार्टी में नजर आई। ये तो बात सही है कि दिल्ली के इतना पास है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की चल रही थी और लगातार ये जो करप्शन का चार्ज लग रहा था खासतौर से रॉबर्ट वड्रा को लेके, और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस में मुझे ऐसा लगा हरियाणा में देख के कि जैसे कांग्रेस में महत्वाकांक्षा का अभाव है। कांग्रेस जैसे लड़ रही है, बिल्कुल हेडलेस चिकन की तरह से इधर से उधर जा रहे हैं। कोई अपनी, जैसे उनकी एक इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे अच्छी टक्कर लेते या फिर सेक्युलरिज्म के ऊपर चुनौती देते या फिर कोई और अच्छी बात दलितों के बारे में करते, जो कि हरियाणा में हम लगातार देखते रहे पिछले 4-5 साल से उनका काफी प्रताड़न हुआ है, लेकिन वो सब उन्होंने नहीं किया। तो कांग्रेस का ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी न किसी वजह से एकदम हताश है, निराश है, ऐसे नजर आ रहा था। तो उस स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी को जोड़ के देखिए और नॉन जाट वोट के कंसोलिडेशन को जोड़ के देखिए और उसके बाद एक अच्छा प्रचार जैसे है, ये इस बात में तो कोई दो राय है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का काडर जो है बहुत ज्यादा उत्साहित है इस समय, चाहे वोटरों में उत्साह की थोड़ी बहुत हालांकि हरियाणा में तो उनका काडर था भी नहीं, उसके बावजूद उनका काडर, लेकिन RSS का काडर जो है शहरी इलाकों में हमेशा से रहा है और मैं वहां काफी समय तो हम अब सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं कि RSS का काडर या बीजेपी का काडर दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई डुप्लीकेशन है, उसके बावजूद भी हम सेफली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस समय तो RSS का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है और पूरी तरह से कम हरियाणा में उन्होंने पूरी तरह से हिस्सेदारी की है। और कुछ पुराने लीडर RSS के हैं, जैसे खट्टर थे, जो जिनको कि वापस बुलाया गया राजनीति में कि आइए और आप कमान संभालिए, तो उससे भी ज्यादा उत्साह वहां पे बढ़ा है। तो ये बड़ा साफ है कि नॉन जाट वोट भी कंसोलिडेट बीजेपी के पीछे हुआ है और कुछ वोट उनको इस समय लगातार गवर्नेंस के नाम पे और विकास के नाम पे मिल रहा है। लोगों को अभी भी उम्मीदें हैं। तो मुझे लगता है कि, और दूसरा आप देखिए कि जो मौके की बात बड़ी है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जेल में बैठे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और साथ साथ करप्शन, तो मैदान खाली मिल गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल खाली मैदान उनको मिला। प्रोफेसर गुडावर्ती, इस बीच मेरे संवाददाता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं दो, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। विकास की जहां तक बात हो रही है, जिस तरह का एक कॉस्मेटिक विकास हमें देखने को मिला हरियाणा में, हालांकि कई बार हमारे सामने ये तस्वीर भी आती है कि दिल्ली के आसपास का जितना इलाका जो हरियाणा कहलाता है वो जिस तरह से विकसित हुआ है, अगर इमारतों के बनने को हम विकास कह सकें, अगर सड़कों के बनने को हम विकास कह सकें, तो विकास हुआ है। लेकिन क्या सामाजिक स्तर पर इस विकास ने लोगों को नहीं छुआ और इसकी जो कीमत है वो हुड्डा साहब को अदा करनी पड़ी? यही, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट कि कांग्रेस का जो विकास कांग्रेस हैज ब्रॉट, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस दे हैव रिजन and it is the expectations that the Congress has given rise to, which is now becoming actually उनके लिए it is becoming a counter and which is the बात कर रहे हैं आपके कि विकास एक हद तक करने के बाद लोगों की उम्मीदें जो हैं पिछले 10 साल में बढ़ रही हैं, जो 10 साल में बने हैं, उस उम्मीदों को जो है मोदी कैप्चर कर रहे हैं। एंड देन मोदी का सिर्फ हमें देखना है, there are 3 phases. One is डेवलपमेंट और गवर्नेंस का फेस है, दूसरा उनका फेस है हिंदुत्व का, जो एंटी मुस्लिम राइटिंग जो यूपी में हमने देखा है,
और तीसरा फेस उनका है कास्ट का. He has also played the OBC card very strongly. This is a new type of a thing where opposition के लिए कुछ स्पेस बचा नहीं. All three cards Modi is playing. And किस तरह से ओबीसी कार्ड कैसे खेला उन्होंने? मोदी खुद जो ओबीसी रहे हैं, वो पहले भी कैंपेन में कहा है कि मैं नीच जाति का हूँ, मैं चाय वाला हूँ. दैट अपील, दैट्स वेयर ओबीसी. अब पूरा नॉर्थ इंडिया में देखे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा ओबीसी दलित, पार्शियली दलित वो शिफ्टेड टू बीजेपी. दिस इज वन बिग चंक. एक 4-5% का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज विथ बीजेपी. दूसरा डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे जो है, कांग्रेस ने तो लाया डेवलपमेंट और न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, लेकिन मोदी हैज बिकम द न्यू फेस ऑफ दैट डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ करप्शन और जो तमाम चीजें. क्या कहीं ना कहीं ये बात भी अपील कर गई वोटर के बीच में? हमारे कार्यक्रम में ही कई बार, उसके अलावा भी हमने सुना बीजेपी प्रवक्ताओं को ये कहते हुए कि केंद्र में और राज्य में अगर सरकारें एक होंगी तो शायद विकास ज्यादा होगा. क्या आप इसमें एक राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने के टीचर होने के नाते क्या आप इसमें कुछ खतरनाक बात भी देखते हैं? क्या वाकई जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, उसके लिए ये किस तरह का संकेत है? नहीं, ये बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू. और यहाँ पे इट इज ट्रू दैट सेंटर हैज एन एडवांटेज नो. जो सेंटर में है, पहले जो था रीजनल मोबिलाइजेशन था, रीजनल पार्टीज वर्सेस सेंटर था, कि डिमांड्स व रीजनल मोबिलाइजेशन होता, सेंटर के खिलाफ होते थे. अभी जो है देयर इज एन अलाइनमेंट दैट हैज हैपेंड बिटवीन सेंटर एंड रीजन बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट. कि डेवलपमेंट कैन बी डिलीवर्ड बेटर अगर इफ यू हैव द सेम गवर्नमेंट इन सेंटर एंड स्टेट. और इसको दूसरा पहलू ये भी है, आप देख लीजिए, पहले 90s तक एंटी इनकम्बेंसी बहुत जल्दी आ जाता था. एवरी 5 years देयर इज एन एंटी इनकम्बेंसी. गवर्नमेंट्स यूज्ड टू शिफ्ट. अभी आप देख लीजिए, हर स्टेट में 10 से 15 साल the governments are continuing. This is a new way voter is responding to the electorate, that development needs time and we should give that time to the government. छत्तीसगढ़ में वही है, मध्य प्रदेश में वही है, गुजरात में वही है, दिल्ली में we have seen the same thing. So this long rope जो देने वाले हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अनदर ट्रेंड वी हैव टू सी व्हिच इज डिफरेंट. चलिए, मैं आपसे पूछूंगी कि ये ट्रेंड अच्छा है या बुरा है, ये जनता के हिसाब से कैसा है, नेता के हिसाब से कैसा है? विशाल दहिया और श्याम सुंदर दोनों मेरे साथ फिलहाल जुड़ गए. श्याम सुंदर, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, चूंकि आप खुद हरियाणा से आते हैं और बहुत ही बारीकी से आप उन इलाकों को जानते हैं. मैं जानती हूँ काफी आपने ट्रैवल भी किया है इस पूरे चुनाव के दौरान. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने नतीजे के तौर पर देखी और एक पत्रकार के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर आप ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन आपको लगा कि शायद आप नहीं देख पाए? देखिए आरफा, विपुल मुदगल ने जो 2-3 बातें कही, बिल्कुल वो बातें उन्होंने बिल्कुल सही कही, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा. एक और जो बड़ी बात थी भारतीय जनता पार्टी की जीत में जिसने काम किया, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई वो बहुत सोच समझ के रणनीति बनाई. जिस तरह से राव इंद्रजीत जो एक तरह से दक्षिण हरियाणा के जिसको अहिरवाल कहा जाता है, वहां के बहुत बड़े नेता हैं. और उसी तरह से जब चौधरी बीरेंद्र सिंह आए तो उनके पास एक बड़ा जाट फेस भी उनके साथ जुड़ गया. जो सर छोटू राम के वो देवते हैं एक जाटों में, उनकी एक अपील रही है. और उसी तरह से अगर आप फरीदाबाद की तरफ देखें तो यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर जो उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया. तो इस तरह से और आखिरी वक्त में जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा जो सिरसा में है, और ये माना जाता है कि सिरसा और उसके आसपास यहाँ तक कि करनाल, कुरुक्षेत्र तक, अंबाला तक जो पंजाब से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर जो दलित और पिछड़े तबके के लोग हैं उसमें काफी उस सेक्ट का प्रभाव है. और उसको भी जिस तरह से रोप इन किया गया और आखिरी मौके पर जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा का ओपन सपोर्ट बीजेपी को मिला, तो ये भी बहुत सारी चीजें थी. तो बहुत बारीकी से जिसका एक तरह से जिसके लिए अमित शाह को बहुत शाबाशी दी गई थी लोकसभा चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश में, उन्होंने हरियाणा में भी वो बहुत बारीकियों के साथ, बहुत डिटेल में काम करके किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश किया गया. क्योंकि अगर आप राव इंद्रजीत को पेश करते तो शायद दूसरे इलाकों में आपको नुकसान हो सकता था. तो ये सारी चीजें बहुत बारीकी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये तो रही मोटी-मोटी बातें. और जहां तक सवाल है कि उनका काडर होने या जी हाँ श्याम, ये तो रही मोटी-मोटी बातें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा दर्शक की समझ के लिए, श्याम, अगर हम अलग-अलग रीजन्स, अलग-अलग जो क्षेत्र हैं, अगर उनमें बांटें हरियाणा को, तो आप किस तरह से बांटना चाहेंगे? जैसे अगर बीजेपी का हम जिक्र करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये तमाम सीटें जो हैं वो तकरीबन तमाम सीटें बीजेपी ने बिल्कुल स्वीप कर ली हैं और तकरीबन 2-3 सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट्स को मिली हैं. इसकी पूरी डेमोग्राफी अगर हम जानने की कोशिश करें तो किस तरह से समझेंगे? जी
देखिए, जहां तक सवाल करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र यानी कि जो चंडीगढ़ हाईवे है उस पर जो जिले पड़ते हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। ये बात जरूर है कि बीजेपी वहां कोई इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज करती रही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी का एक नेचुरल आधार है। करनाल की अगर बात करें या अंबाला की बात करें, शहरी अगर आप हरियाणा के शहरों की अगर बात करें और जो उनका शहरों का जो चरित्र है, एक्चुअली जो शहरों का चरित्र, क्योंकि ज्यादातर अगर आप रेवाड़ी की बात करेंगे या उससे अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर रोहतक की बात करते, सिरसा की, जींद की, तो ये एक तरह से रस्टिक टाउन है। तो यहां पर बहुत ज्यादा बीजेपी का उस तरह से आधार नहीं माना जाता था। लेकिन ये वाला बेल्ट या आप फरीदाबाद की बात करें, यहां पर बीजेपी का एक आधार रहा है। यहां पर गाए बगाए वो चुनाव भी जीतते रहे। दूसरा जो 6 में से 3 सीटें उन्हें मिल गई हैं। बढ़त मिली है अहिरवाल, जो देहात का इलाका है पूरी तरह से। जी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरह की बढ़त मिली है वो उससे बीजेपी को जो हरियाणा में एक तरह से लैंडस्लाइड, क्योंकि पहली बार 26 से ज्यादा इससे पहले सीट नहीं लड़ी थी, पहली बार 90 सीट लड़ी और उसमें 47 सीटें अगर आप हासिल कर रहे हैं तो ये इस तरह का कुल मिलाकर अगर आप देखें, क्योंकि सिरसा भी मोटे तौर पर या जींद की अगर आप बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ वो नजर आते हैं। रोहतक झज्जर की अगर बात करें तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो शहरी इलाके हैं और खासतौर पर जो अहिरवाल का जो इलाका है दक्षिण हरियाणा जिसको आप कहते हैं, वो बीजेपी की तरफ गया है। फिलहाल सतपाल जैन साहब जो कि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। चंडीगढ़ से वो हमारे साथ मौजूद हैं। सतपाल जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टेलीविजन के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहली बात तो आप बधाई के हकदार हैं कि इतनी बड़ी जीत आपने हासिल की है। हो सकता है ये सवाल आपसे दिन में कई बार पूछा गया हो, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूं कि इस जीत का श्रेय हरियाणा में आप किसको देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को देंगे जिन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां की एक छोटे राज्य में? काडर तो जाहिर है आपका बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है हरियाणा में, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ी मौजूदगी भी आपकी नहीं थी। पहला श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? चलिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सतपाल जैन साहब से जरूर हम पूछना चाहेंगे, लेकिन फिर उनका रुख करेंगे। फिलहाल हमारा जो संपर्क है उनके साथ नहीं बन पा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये बात विपुल मुदगल, जो मैं सवाल पूछ रही थी सतपाल जैन से, वही सवाल आप अगर उसका जवाब दें कि वाकई जो पूरा श्रेय अगर हम देना चाहें या बेशतर श्रेय भी देना चाहें तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा? जिस एनर्जी के साथ उन्होंने कैंपेन किया है, जितनी सारी रैलियां की हैं, अगर सिर्फ हरियाणा की बात करें। नहीं, तो नारा तो यही था कि चलो मोदी के साथ, तो वो एक तरह से नेता तो वही है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर आप ध्यान से देखें कि भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे नेता हैं कौन, तो आपको ना तो चेहरे पहचान में आएंगे ना नाम पहचान में आएंगे। ये कोई ऐसे बड़े नेता जो 2-4 नजर आ रहे हैं वो हैं जो अभी कल परसों कांग्रेस से छोड़ के वापस आए हैं, तो उनकी कोई प्रेजेंस वहां पे थी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसी राजनीति थी जहां पे खाली स्थान मिल गया, जैसे आम आदमी पार्टी पहले थी। लेकिन क्या इसको वेव भी आप कहेंगे? क्योंकि शायद वेव उसी को कहते हैं जहां असली मुद्दे ना नजर आए, जहां असली काडर ना मिले आपको, जहां पुराने नेता ना हो, उसके बावजूद भी जीत मिले, तो शायद इसको वेव कहा जाएगा। नहीं, इसमें देखिए पॉलिटिकली जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो अच्छी रही है। INLD को भी अपना परसेंटेज मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 15 सीटें मिली है कांग्रेस पार्टी को। 15 सीटें मिली है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से, लेकिन हम उस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो 10 साल से सत्ता में थी। जी बिल्कुल, तो 10 साल से थी सत्ता में, ये भी तो है। लगातार 10 साल से आप सत्ता में हैं। और एक जो मुद्दा था जो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा पूरे देश में, करप्शन के मुद्दे पे, हमने देखा कि ब्लैक मनी के मुद्दे पे तो बीजेपी भी वापस आ गई लौट के, लेकिन करप्शन के मुद्दे पे जो कांग्रेस को एक लगातार परेशान करता रहा, वो रॉबर्ट वाड्रा का सवाल हरियाणा के साथ। मुझे एक बात आप समझाइए, बार बार ये कहा जाता है कि जब जनता मतदान करने जाती है तो शायद उसके लिए भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता है, या कई बार ये भी बहस की जाती है, दलील दी जाती है कि शायद शहरी वोटर के लिए फिर भी कुछ मायने रखता है भ्रष्टाचार, लेकिन जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत ज्यादा ये चीज सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या आप इस बात से कन्विंस्ड हैं जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो मायने रखा हरियाणा में? देखिए, इसमें दोनों बातें हो रही हैं, इसको नकारना भी बहुत मुश्किल है और इसको पूरी तरह से हाँ करने में एक समस्या है। वो ये है कि ADR वाले जैसे कहते हैं, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, वो लोग बताते हैं कितने क्रिमिनल कैंडिडेट्स जीते, कितने पैसे वाले जीते, कितने सुपर पैसे वाले जीते। सबसे ज्यादा 1/3 लोग इस बार मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो हारे भी हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हरियाणा में, वो बहुत कम मतों से हारे, यानी कि अगर वो जीत भी जाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अर्बन और रूरल मुद्दे जो हैं
उनके बीच का फर्क अब थोड़ा सा कम हुआ है। हरियाणा में नहीं, पूरे देश में कम हुआ है। हरियाणा में थोड़ा ज्यादा इसका फर्क देखने को मिलेगा क्योंकि हरियाणा में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। ऑलमोस्ट 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो बड़े हैं वो सबके सब एक तरह से अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब रूरल हरियाणा, महेंद्रगढ़ और सिरसा और बहुत कम जगहों पे रह गया है रूरल हरियाणा। विशाल दहिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो है विशाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और हरियाणा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जींद से इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा में काफी ट्रैवल भी किया है विशाल ने और कांग्रेस पार्टी को भी ट्रैक करते हैं। विशाल, अगर देखें तो ये इलाके जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, सोनीपत है, रोहतक है, इन इलाकों की करीब 10 सीटों में से 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने बचा ली हैं अपनी। कहीं ना कहीं जो चेहरा है वो फिलहाल वो बच गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। क्या वजह आप देखते हैं कि कम से कम उनकी पॉकेट में उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव ऐसे वक्त में भी बचा रहा जब पूरे तरीके से मोदी की आंधी आ रही थी? देखिए, ये एक दुधारी तलवार कही जा सकती है आरफा, क्योंकि जो कारण माना जा सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जो इलाके हैं रोहतक, झज्जर और सोनीपत की बेल्ट में जो 14 सीटें थी उनमें से लगभग आधी उन्होंने बचाई हैं, अपने ही खाते में रखी हैं, कांग्रेस के खाते में रखी हैं। उसके पीछे जो कारण रहा है वो ये वही कारण विधानसभा चुनाव के दौरान जब कैंपेन चल रहा था, जब प्रचार चल रहा था, तो वही बात उनके खिलाफ कही जा रही थी। वो एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां, खासतौर पे बीजेपी और आईएनएलडी दोनों लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमले कर रहे थे। और वो ये था कि जो विकास का दावा कर रहे थे मुख्यमंत्री, वो सिर्फ इन इलाकों तक सीमित होकर रह गया है, यानी कि सिर्फ रोहतक का जो जिला है या फिर झज्जर का जो जिला है। हालांकि सोनीपत के इलाके में उतना विकास ना तो देखने को मिल रहा है, ना ही वहां के लोग लग रहा है कि उससे ज्यादा सहमत होंगे, क्योंकि सोनीपत में बीजेपी को भी सीटें मिली हैं। एक सीट सोनीपत शहर उन्होंने रिटेन की है। उसके अलावा रोहतक जो सिटी है वहां पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन बावजूद इसके मोटे तौर पर जो 15 सीटें कांग्रेस ने हासिल की है उनमें से आधी सीटें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन्फ्लुएंस वाला इलाका है, उनके जो प्रभाव वाला इलाका है, उसी में से है। और कारण शायद यही रहा है क्योंकि पिछले 9.5-10 साल की जो सरकार रही उसमें जो विकास के जितने काम रहे, शायद उसकी जो परसेंटेज थी वो परसेंटेज इन इलाकों में ज्यादा दिखाई दी। बाकी जो इलाके बच गए वहां थोड़ी सी कम, ऐसा लगा कि शायद कम दिखाई दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो कि भाजपा के पूरे कैंपेन में दिखाई दी इस पूरे चुनाव में, और जो कि भाजपा के आला नेताओं ने, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों या फिर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वो रहे, उन दोनों ने जो एक बात कही कि वंशवाद की राजनीति को खत्म करने की जो अपील की हरियाणा की जनता से, वो एक ऐसी चीज है जो शायद बीजेपी नहीं कर पाई। हालांकि 47 सीटों के साथ सिंपल मेजोरिटी से सरकार उनकी पहली बार हरियाणा में जरूर बन रही है, लेकिन फिर भी जो वंशवाद की राजनीति है उसको ज्यादा चोट बीजेपी का जो कैंपेन है और बीजेपी की जो एक जीत है वो नहीं पहुंचा पाए। सीधे तौर पर अगर आप देखें तो ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से 2 लोग जीते हैं, बंसीलाल के परिवार से भी एक यानी कि किरण चौधरी जो कि मंत्री थी वो जीती हैं, भजनलाल के परिवार से 2 लोग जीते हैं, शमशेर सिंह सुरजेवाला के बेटे संदीप सुरजेवाला उन्होंने अपनी सीट बचा ली है। तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार जरूर आई है, 47 सीटें जीती हैं। बहुत सारे ऐसे जैसे कहा जाए कि सिटाडेल जो बीजेपी और जो कांग्रेस और आईएनएलडी के जो गढ़ थे उनमें भी उन्होंने सेंध लगाई है। लेकिन विशाल, आप ये कह रहे हैं कि परिवार और परिवारवाद जो है वो भी बचा रह गया है इन सीटों के साथ साथ। लेकिन विपुल मुदगल यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात कह रहे थे जब मैंने उनसे ये पूछा कि जो जाट वोट हैं वो किस तरह से, जो हमारा ये नोशन हमेशा रहा कि अगर महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो जहां मराठा वोट जाएगा वहां महाराष्ट्र जो है जीत की तरफ जाएगा। इसी तरह एक छोटे से राज्य में हरियाणा, जिसका इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है, उस सब के बावजूद जाट वोटों का जो प्रभाव था, 1/4 आबादी का जो प्रभाव, जिस तरफ वो चला जाए उस तरफ जो है जीत बह जाती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो पोलराइजेशन देखा है, जो एकजुट होना देखा है, वो नॉन जाट वोटर का भी देखा है और बीजेपी को इसका सीधा फायदा हुआ है। आपको लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी बीजेपी की रणनीति रही होगी? देखिए, बहुत ही सोची समझी रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अगर आप जातिगत रणनीति की बात करें, जाति के आधार पर जो रणनीति बनाई गई होगी पार्टी की तरफ से, सब पार्टियों की तरफ से बनाई जाती है चुनाव से पहले, और निश्चित है बीजेपी की तरफ से भी बनाई गई, तो उसका आकलन करने के लिए आप जो बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े किए थे उनमें जो जातिगत समीकरण थे वो, और अब जो जीत कर सामने आए हैं उनमें जो जातिगत समीकरण है वो, उनको अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करके उनकी तुलना करके देखेंगे तो एक चीज साफ तौर पर उभर के सामने आती है कि बीजेपी ने जाटों को उम्मीदवार बनाने में, यानी कि उनके जो
उम्मीदवार थे उनमें जाटों का प्रतिनिधित्व देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जो गैर जाट वोट की जो लड़ाई थी उसकी तरफ उन्होंने अपने आप को ज्यादा केंद्रित किया, क्योंकि सीधे तौर पर जो जाट हार्टलैंड जिसे माना जाता है, चाहे वो सोनीपत, झज्जर और रोहतक की जो बेल्ट है, वहां पर माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है। उधर अगर आप जींद और सिरसा की तरफ चले जाएं, भिवानी जींद सिरसा की तरफ चले जाएं, तो उस इलाके में माना जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार का प्रभाव है। तो ये जो दो इलाके थे, यहां पर जो जाट वोटों की जो राजनीति थी उसमें बीजेपी ने ज्यादा अपने आप को उलझाया नहीं। ज्यादातर जो बीजेपी का प्रभाव आप देखेंगे, नतीजे आप जैसे पहले कह रही थी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से आप चंडीगढ़ की तरफ जब चलना शुरू करें तो पानीपत के बाद की जो बेल्ट आती है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सब जो इलाके हैं, यहां पर बीजेपी को बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़त मिली है, शायद निर्णायक बढ़त कहा जा सकता है, जहां से उनको जो जीत मिली है, जिसकी वजह से वो सरकार इस बार बना पा रहे हैं। तो एक सोची समझी रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि उन्होंने अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर जाति विशाल, और लगता है ये रणनीति उनके लिए काम भी कर रही है। फिलहाल सतपाल जैन बीजेपी के नेता, एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। सतपाल जी, सबसे पहले तो आप बधाई के हकदार हैं कि आपने जो है ऐतिहासिक फिलहाल जीत हासिल कर लिया। हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं कह रही थी कि आपसे जरूर ये सवाल कई बार पूछा गया होगा, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है आपसे ये सवाल पूछना कि इस जीत का श्रेय आपका बहुत मजबूत काडर नहीं है, नेता भी बहुत ज्यादा, हम ऐसा नहीं है कि 2-4 नेताओं के नाम भी ले सकें जिनको शायद इस जीत से पहले हम बहुत ज्यादा जानते हों, लेकिन उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा सीटें एक चुटकी में ले लेना कैसे संभव हो पाया? इसका श्रेय आप किसे देंगे? देखिए, लोकसभा के चुनाव की तरह विधानसभा के चुनाव में भी हरियाणा की जनता ने मुख्य तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए अपना वोट डाला है। इसलिए जहां औपचारिक रूप से हरियाणा की जनता, पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का हरियाणा का यूनिट सभी और हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है, परंतु ये वास्तविकता है कि हरियाणा की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनमें विश्वास व्यक्त किया है और उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए ये वोट डाला है। सतपाल जैन जी, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, कई वो ये भी कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में खासकर जो आरएसएस का काडर था वो काफी सक्रिय था, एक्टिव था और इसने काफी मदद पहुंचाई है आपको। देखिए, हरियाणा में बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। हमने पहली बार 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, इससे पहले भी हम 2 बार 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। ओम थानवा जी को ये बात मालूम है। और इससे पहले हम लोग 27 सीटें ऐसी हैं जो कभी ना कभी जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 54 सीटों पर हमारा बहुमत था, हम लीड कर रहे थे। हमारे बहुत सारे लोग, अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे, मैंने सुना कि चुटकी मार के आ गए हैं, नेता नहीं है। हमारे यहां से जो लोग जीते हैं, रामबिलास शर्मा जी मंत्री रहे हैं, उससे पहले कैप्टन अभिमन्यु बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, अनिल विज चौथी बार या 5वीं बार जीत कर आए हैं, कंवरपाल दोबारा जीत कर आए हैं। बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो पहले विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं और हरियाणा में मंत्री रहे हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप इतने लोगों को श्रेय दे रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, तो इस बीच आरएसएस के काडर को, उनके कार्यकर्ता को भी श्रेय मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि तमाम जो रिपोर्टर्स गए हैं फील्ड में, यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारे, मैं उनको भी श्रेय दे रहा हूं। मैं संघ के कार्यकर्ताओं को श्रेय दे रहा हूं, मैं संघ के कार्यकर्ताओं को पूरा श्रेय दे रहा हूं, मैं उसको कम नहीं कर रहा। पर मैं जो ये जो एक प्रयास हो रहा है ये कहने का कि पता नहीं कहां से आगे कैसे आगे, हमारा हरियाणा में संगठन जिसमें आरएसएस भी, विद्यार्थी परिषद भी, बाकी सारे परिवार के संगठन भी, वो पूरा संगठन नीचे तक है। वो पहले भी था, आज भी है। इस बार जो चुनाव जीतने का मुख्य कारण यह है कि इन लोगों की जो मेहनत थी वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से लोगों ने हम पर ज्यादा विश्वास व्यक्त किया और उस कारण से हमारी सीटें 4 से बढ़कर जो कभी 27 तक गई हैं, कभी ना कभी वो हमारी 47 तक पहुंच गई हैं और हम बड़ी सहजता, सरलता, सुगमता और सर्वसहमति से अच्छी सरकार बनाएंगे और अच्छी लेकिन इस बीच सतपाल जैन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो उठ रहा है कि अच्छी गवर्नेंस देना, अच्छी सरकार देना, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देना, इसके अलावा सभी समुदायों को साथ लेकर चलना, विकास की बात करना, लेकिन सबके दौरान एक बात आ जाती है, बाबा राम रहीम का साथ लेना। क्या वाकई बीजेपी गर्व के साथ ये बात कह पाएगी कि उनका साथ लिया गया? देखिए, उन्होंने हमारा समर्थन की हमारी घोषणा की है। जब आप चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ते समय कोई भी संगठन हमको समर्थन देता है तो हम उससे इनकार क्यों करेंगे।
कोई हमारा उनसे समझौता नहीं हुआ है, लेकिन कोई क्या हमने आप उनकी उनका शर्तें इतिहास नहीं भूल मानी हैं। जाएंगे? देते हैं और हमने उनका समर्थन लिया है। नहीं, क्या नहीं, उनका हमने इतिहास किसी भूल किस्म जाएंगे? की कोई हमारी सौदेबाजी नहीं हुई है, हमारी किसी किस्म का समझौता नहीं हुआ है। नहीं, इतिहास भूलने का कोई मतलब नहीं है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन हम उनके आभारी हैं। आखिर वोट तो वोट है, उन्होंने वोट हमको डाला है, हमारा समर्थन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव अभियान के दौरान अपने किसी भी समझौते, किसी भी सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं किया है। कोई इतिहास भूलने का मतलब नहीं है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। ये बात पहले से पार्टी के नेता अच्छी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं, और यही सच्चा सौदा डेरा के लोग जी हैं हाँ। जो पिछले चुनाव में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव घोषणा की थी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था। जी चलिए, और अच्छी उनका बात है अपना एक सरकार जी, आप राजनीतिक ऑन है, रिकॉर्ड, और वो आप ऑन रिकॉर्ड दर्शकों के सामने ये बात कह रहे हैं कि जो कानून है वो अपना काम करेगा, और जाहिर है एक ऐसे शख्स पे भी आपने यकीन किया है जो पहले किसी और पार्टी के साथ था और अब आपके साथ हैं। वोट के लिए जाहिर है बहुत कुछ किया जाता है और ये भी किया जाएगा। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता अखबार के एडिटर ओम थानवी हमारे साथ जुड़ गए। ओम थानवी जी, बीजेपी ने कहा कि चलो मोदी के साथ, और हरियाणा मोदी के साथ हो लिया। हाँ, काफी असर पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हरियाणा में एक वैक्यूम था। हरियाणा में कांग्रेस के 10 साल के शासन से लोग उकताए हुए थे। एक साल से आप ये बेचैनी देख सकते थे, लेकिन पौने 2 साल से चौटाला जेल में है, कोई विकल्प नहीं है। और इस बीच नरेंद्र मोदी जो कई तरह के वादे करके, कई तरह की उम्मीदें बांध करके, और फिर जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, हालांकि चुनाव प्रचार में उन्होंने वो बातें नहीं कही जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कही थी, वो अच्छे दिनों वाली बातें जो थी वो वगैरह, अब उन्होंने नए वादे, नए नारे लेकर के वो पहुंचे और हरियाणा में उनको सफलता मिली। लेकिन वो सफलता जो है वो दूसरे राज्य में नहीं मिल पाई, ये भी हमने देखा है। तो हरियाणा में मेरे ख्याल में कोई बहुत मजबूत विकल्प जो है दूसरा नहीं है, और जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी के और संघ तो चूंकि आजकल उनकी पूरी मदद में आया हुआ ही है, तो उसका लाभ उनको मिला है। ओम थानवी, क्या ये सवाल यहाँ पर उठाना वाजिब होगा कि संघ का जो साथ है, जिसको पब्लिकली सतपाल जैन भी हमारे साथ सामने एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो एक झिझक, एक हिचकिचाहट लोकसभा चुनाव से पहले नजर आती थी, अब वो नहीं है, अब पूरी तरीके से ओवरग्राउंड हो चुका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? अब एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि पहले क्या था कि आप दस्ताने पहन करके, चीजों को छुपा करके अगर कोई वार करते हैं, अब वो बिल्कुल सामने हैं। और जिस तरह से जो संघ के पहले लोग थे वो सत्ता में काबिज हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मंत्री लोग भी आए हैं, तो अब दूरी घटती चली गई है और कई चीजें इतनी पारदर्शी हो गई हैं। जिस तरीके से शासन चालक का वक्तव्य जो है विजयदशमी के दिन लाइव टेलीकास्ट किया गया, तो ये चीजें पहले देखने में नहीं आती थी और एक दूरी जो है वो संघ बना के रखता था और संघ अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता था, हालांकि उस बात के ऊपर भरोसा शायद ही किसी ने किया हो। प्रकाश नारायण तो बहुत साफ कहते थे कि ये सांस्कृतिक संगठन किसी भी तरह नहीं है। देश की राजनीति के लिए किस तरह का संकेत है ये? देखिए, मैं इसको बहुत उचित नहीं मानता हूं। संघ की राजनीति जो है वो घातक राजनीति है। हर कोई जानता है कि देश में जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव रहता है, उस तनाव में संघ की विचारधारा जो है उसका बहुत योगदान रहता है। और अगर सत्ताधारी शासन के साथ में संघ जुड़ जाता है और सत्ताधारी लोग जिनके हाथ में सत्ता की राशें हैं, अगर वो संघ के ही लोग हों, तो फिर एक जिस बड़े दिल की उम्मीद इस देश में की जाती है कि आप सबको साथ लेके चलें, तो नारा तो लगा दिया जाता है, लेकिन उसकी संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। जी, विपुल मुदगल, ये बताइए कि फिलहाल उन पार्टियों का भी जरूर जिक्र कर लिया जाए जो फिलहाल जीती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना थोड़ा बहुत कब्जा जरूर जमा के रखा है। INLD का हम जिक्र करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा टेंडेंसी हो रही है वो बीजेपी सेंट्रिक पूरी बहस हो रही है, लेकिन INLD का भविष्य आप क्या देखते हैं इस चुनाव के बाद? उनके नेता जेल में हैं, सीटें भी कुछ उतनी अच्छी नहीं आई हैं, लेकिन फिलहाल विपक्ष किस तरह का मिलेगा बीजेपी को? फिलहाल विपक्ष तो मतलब कम ही है, और अगर आप उस हिसाब से देखें तो INLD को मैं NCP जैसी पार्टी मानता हूं,
जो कि सत्ता से दूर बहुत समय तक नहीं रह सकते। वो कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह से वो सत्ता में पहुंच जाए। अब आप एस्टेब्लिशमेंट की जो परिभाषा होती है उसमें अगर आप मेन ऑपोजिशन पार्टी है तो फिर भी आप एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं, तो वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और उसी तरह से वो जीवित रह सकते हैं। और पूरी तरह से जाति की राजनीति वो लोग करते हैं और खुलेआम करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और आप अगर पूरे इस क्षेत्र को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की भी एक आंख हल्की सी जाट वोट के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ हरियाणा नहीं है, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी है और राजस्थान भी है। उसका बहुत बड़ा इलाका है जहां पे कि जाट वोट बहुत महत्व रखते हैं। तो हो सकता है कि यहां पे जाट मुख्यमंत्री ना बनाए, चूंकि जनादेश इस प्रकार का है, लेकिन यूनियन कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, उसमें एक दो जाटों को स्थान दे दिया जाए। तो ये राजनीति मैं ये नहीं कहूंगा कि समाप्त हो गई, हालांकि ये संकेत होना चाहिए था कि अगर जाति की राजनीति पिटी है तो ये एक अच्छा संकेत होता। और मैं मानता हूं कि अगर ये ऐसा होगा, मैं थानवी जी के विचार शायद इसमें जानना चाहूंगा कि अगर ऐसा हुआ है तो शायद ये अच्छा संकेत हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा पूरी तरह से हुआ। सतपाल जी, मैं एक सवाल आपसे लेती हूँ, फिर प्रोफेसर गुरावर्ती की तरफ जाऊंगी। क्या आप ये मानते हैं कि वाकई जिस तरह से कह रहे हैं विपुल मुदगल, कुछ जो समालोचक हैं वो भी हमें बताने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो जाति समुदाय की दीवार है वो कुछ टूटती नजर आ रही है या थोड़ी बहुत गिरती हुई नजर आ रही है। क्या आप ऐसा मानते हैं वाकई कि जो जातियों से समुदायों से जो जुड़े मुद्दे हैं वो तो खत्म नहीं हुए, तो उनसे जुड़ी राजनीति कैसे खत्म होगी? देखिए, इस बार का जो संसद का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो जीत हासिल की है वो जाति पाति धर्म पंथ क्षेत्रवाद की सारी जो आम तौर पर आज तक मान्यताएं थी उनको तोड़कर हमने हासिल की थी। और जो हरियाणा में भी हमारी जीत है आज, वो भी जाति पाति की राजनीति से ऊपर की जीत है। जो लोग हरियाणा की राजनीति जानते हैं उनको मालूम है कि हमें जीटी रोड की पार्टी कहा जाता था या केवल ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। इस चुनाव में हमारे जाट प्रतिनिधि भी जीते हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोग भी जीते हैं, बाकी सब शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी जीते हैं, दलितों ने भी वोट दिया। ऐसे ऐसे क्षेत्रों से जीते हैं जहां भाजपा कभी नहीं जीतती थी, जैसे कालका है, नारायणगढ़ है, जैसे नारायणगढ़ है, सबने हमको वोट दिया है। यह पहला चुनाव है हरियाणा की राजनीति में, मैं पूरे गर्व के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, जिसमें हरियाणा की जनता ने छोटी मोटी जाति पाति की राजनीति से जितना ऊपर उठ सकते थे उठे हैं और उठकर उन्होंने वोट किया है। जाटों के क्षेत्रों में हम जीते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी पिछले चुनाव में भी 32 सीटें लेकर आए थे और सब लोग जानते हैं कि उनका मुख्य आधार जाट में है। आज वो पार्टी 32 से कम होकर 19 पे आ गई है। हम 4 से 47 पर गए हैं। तो हमारे साथ हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र है। अगर आप हरियाणा का नक्शा पूरा सामने रखें और जहां जहां भाजपा जीती है उन पर निशान लगाएं तो आपको नजर आएगा कि ये विजय कोई पर्टिकुलर क्षेत्र की नहीं है, पर्टिकुलर कास्ट की नहीं है। सभी वर्गों का साथ, सभी का विकास का जो नारा दिया था उसमें सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोग हमारे साथ आए हैं। वापस आती हूँ प्रोफेसर गुरावर्ती, क्योंकि आपका किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है, आप खुद जो है राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं, तो आपसे मैं ये बहुत बारीकी से समझना चाहती हूँ कि ये दो तरह की राजनीति है। एक वो राजनीति है जहां समुदायों को और जातियों को और उनकी विभिन्नता को, जो उनका डिफरेंस है, जो उनकी डाइवर्सिटी है, उसको स्वीकार करके उनके जो अलग मुद्दे हैं उनको एक्नॉलेज करके उनको हल करने की दिशा में आगे बढ़ा जाता है। दूसरी राजनीति वो है जहां इस पूरे डिफरेंशिएशन से ही इनकार किया जाता है, इस पूरी विभिन्नता के साथ इनकार किया जाता है और पूरे देश को कहीं ना कहीं एक रंग में रंगने की कोशिश या एक रंग में देखने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है फिलहाल जो दूसरी वाली राजनीति है वो प्रभावी नजर आ रही है? नो, बहुत यू वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू नो, आप आरएसएस का अगर नया स्ट्रेटेजी देखे तो वो कह रहे हैं कि अभी समानता नहीं समरसता, सोशल हार्मोनी की तरफ जाना है। इसमें जो है, आप जो इससे पहले कह रहे थे कि कास्ट डिफरेंशिएशन जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो कास्ट मोबिलिटी के वजह से नहीं हो रहा है। ये नहीं कि कास्ट का प्रेजुडिसेस या कास्ट के बीच में जो तनाव है वो कम हो रहा है, बट बीजेपी जो है हिंदू आइडेंटिटी को बहुत सख्त ढंग से कंसोलिडेट कर रहे हैं। दे आर सक्सीडिंग इन दैट एंड दैट कंसोलिडेशन इज हैपनिंग विद ओबीसी एंड दलित also today claiming a Hindu identity. इसको हम I think historically हम समझ नहीं पाए। Always we thought that दलित और ओबीसी को हिंदू आइडेंटिटी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। उनका कॉन्फ्लिक्ट था प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, हिंदू आइडेंटिटी के साथ नहीं था। वो ब्राह्मणिज्म जो हिंदुइज्म में था, जो डिस्क्रिमिनेशन करना, अनटचेबिलिटी रखना, उनको दबा के रखना, उसके साथ उनका लड़ाई था, लेकिन हिंदू आइडेंटिटी के साथ लड़ाई नहीं। वो आरएसएस आज उस बात को समझ गई है कि अगर हम इस ओवर्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटा दे, एक तरफ से तो गांधी जी का भी
यही स्ट्रैटेजी था, एक हिंदू आइडेंटिटी कंसोलिडेशन। लेकिन क्या इसके एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऐसा होगा कि वाकई जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो फर्क है, वो खत्म होगा? नहीं, मैं समझता हूं तो आरएसएस का आइडियोलॉजी में ही है कि ये एक डीप सीटेड डिस्क्रिमिनेशन है। खैर ये बात कह सकते हैं कि आरएसएस में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ सकता है इस बात को लेके। अब ये पॉलिटिकल अलायंस हैज ऑलवेज बीन पॉसिबल, बीएसपी को भी आप देखें, ब्राह्मणों के साथ पॉलिटिकल अलायंस पॉसिबल है। उसका सोशल इंपैक्ट क्या रहेगा, इस वी हैव टू स्टडी दिस क्लोजली, वेदर पॉलिटिकल अलायंस सोशल, वन पार्ट इज पॉसिबल दैट एक कम्युनल एजेंडा के थ्रू एक टेम्पररी अलायंस ऑफ ऑल कास्ट इज टुडे पॉसिबल, बिकॉज अब दलित और ओबीसी में भी बहुत सारा कम्युनल टेंडेंसीज हैव गॉटन। ओबीसी खास करके आप देखें तो ऑल ओवर कंट्री ओबीसी वोट हैज शिफ्टेड इन अ बिग वे टू बीजेपी। मैं खुद तेलंगाना, लेकिन क्या ये समझ रहे हैं कि आप पूरे देश का जो मतदाता है, जो वोटर है, उसका शिफ्ट राइटवर्ड हुआ है? राइटवर्ड, देयर इज नो डाउट इन दैट। जो कांग्रेस का सेंटर था, आज दैट सेंटर हैज शिफ्टेड राइट, both in terms of neoliberal language, also in terms of Hindu identity. ये जो secular discourse था, that has collapsed. Collapsed in the sense, बहुत multiple ढंग से collapse हुआ है कि हमारा secular जो discourse में ही कमी था कि हम एक majority community को बहुत generosity, we expected that it will be very generous. वो आज नहीं है। We also thought that secular discourse will survive in India because of the caste fragmentation within Hindus. बिल्कुल। ओम थानवी, बहुत दिलचस्प है हरियाणा को देखना इस लिहाज से कि हरियाणा कहीं ना कहीं देश की राजनीति का जो है देश की राजधानी का भी पड़ोसी है, दिल्ली का पड़ोसी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी मिलता है, इधर राजस्थान से भी उसकी सरहदें मिल रही हैं। इस लिहाज से अगर ये नहीं कह सकते कि खाली आइसोलेशन में अगर हरियाणा बदल रहा है तो ये तमाम राज्य जो हैं वो उनको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह की राजनीति बीजेपी ने की है, जिस तरह से वो इसको क्लेम कर रहे हैं कि जो जाति है, समुदाय है, उन सब की जो बाउंड्रीज हैं, दीवारें हैं, वो तोड़ रहे हैं। अभी सतपाल जैन ने पूरी तरीके से क्लेम किया, उन्होंने कहा है लोकसभा चुनाव से ही ये बदलाव शुरू हो गया है। इस राजनीति को आप जो हाशिए के समुदाय हैं उनके मद्देनजर कैसे देखते हैं? क्या उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इन दीवारों का टूटना अच्छा है? मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जाति से उठ के राजनीति की है। इसमें थोड़ी सी होशियारी है, इस चीज को समझना चाहिए। हरियाणा में जाट जो है वो एक प्रधान जाति है और 60% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। भाजपा जो है वो शहरी क्षेत्र में उसका असर है, और जो गैर जाट जातियां हैं उनकी तरफ ध्यान ज्यादा है। लेकिन उन्होंने भी जाट उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन वहां जहां उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं। अगर ऐसा इलाका जहां पे गुर्जर या ब्राह्मण ज्यादा हो और वहां पे उन्होंने जाट उम्मीदवार खड़ा किया और वो जीत करके आ गया हो, वो जीतने के हिसाब से जाति का ख्याल भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही रखती है जितना दूसरी पार्टियां रखती हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो कई पार्टियां जाति की वजह से पहचानी जाती हैं, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह के उठाती है कि हमने इसके बरक्स ऐसी राजनीति की है जो गैर जातिवाद की राजनीति है, ये सच्चाई नहीं है। अगर आप एक एक सीट का हिसाब देख लें, आपको उस इलाके के अनुसार आपको साफ नजर आ जाएगा कि टिकटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें जाति का ख्याल रखा गया। जी हाँ, ओम थानवी, इस वक्त विशाल दहिया मेरे संवाददाता भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे मुझे 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछने हैं, लेकिन सतपाल जैन जी से जरूर जवाब इस बात का लेना चाहूंगी। सतपाल जैन, आप सुन रहे होंगे ओम थानवी जो कह रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ पर प्रोफेसर गुडावर्ती जेएनयू के वो भी कह रहे थे कि अगर ये कहा जाए कि वाकई जात पात की राजनीति बीजेपी नहीं कर रही है तो शायद ये अपने आप को बहकाने जैसा होगा। क्या आप उनकी बात का जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं दोनों की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो हमारे विद्वान मित्र कह रहे थे जो कि संघ की संकीर्ण विचारधारा है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण डोमिनेशन, और जो ओबीसी वगैरह के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है। मेरा उनसे निवेदन है कि वो कभी मेरे साथ आरएसएस के किसी कैंप में चले। हमारे यहां संघ में, शाखा में, कैंप में किसी भी जाति का व्यक्ति आया हो, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है, चाहे अगड़ा है, चाहे पिछड़ा है, सभी इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे गाते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, इकट्ठे सोते हैं। और अगर वो देखकर मुझे बता दें लोगों को खेलते हुए, खाते हुए कि कौन किस जाति का है, तो वो जोड़ जाएंगे, मैं उनकी बात मानूंगा। जाति पाति को जितना आरएसएस ने समाप्त किया है, मुझे नहीं लगता कि और कोई भी संस्था उतना समाप्त कर पाई होगी। जहां तक थानवी जी का ताल्लुक है, मेरा थानवी जी से इतना ही निवेदन है कि देखिए थानवी जी, भाजपा की निंदा करनी हो तो किसी दृष्टि से भी हो सकती है। जब हमारे यहां जाट उम्मीदवार नहीं होते थे तो हमको कहा जाता था कि नहीं देखो इनके पास तो जाट है नहीं, और अगर हमने अब जाटों को टिकट दिया है, वो जीते हैं,
तो अगर कोई कह दिए तो चालाकी की है उन्होंने। जी। हमने जब टिकट दिए हैं तो जाति पाति देखकर नहीं दिया है। जी। जो योग्य उम्मीदवार थे उनको टिकट दिया, बिल्कुल। उसमें सभी जातियों के लोग थे, जी। लोगों ने अच्छे मार्जिन से उनको जिताया। चलिए, आपने अपनी सफाई पेश कर ली सतपाल जी, मेरे पास बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है। एक आखिरी सवाल बिल्कुल विशाल जैन से जानना चाहती हूँ, माफ कीजिएगा मुझे यहाँ रोकना होगा आपको। विशाल जैन, ये बताइए कि हरियाणा अब यहाँ से कहाँ जाएगा? बीजेपी के नेतृत्व में किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह का समाजशास्त्र आप देखेंगे वहां? देखिए आरफा, इस सवाल का जवाब सबसे पहले उस सवाल में होगा जिसका जवाब ये है कि कौन वो नेता होगा, कौन वो चेहरा होगा जो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि बीजेपी ने ना ही तो चुनाव से पहले बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की, ना ही अब चुनाव खत्म होने के बाद 47 सीटें आ चुकी हैं, कुछ घंटे का समय भी बीत चुका है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक को तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री नया बनेगा। तो कई सारे उम्मीदवार हैं, कई सारे चेहरे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में और बीजेपी की सरकार के अंडर हरियाणा किस तरफ जाएगा, वो बहुत इस बात पर निर्भर करेगा कि किस व्यक्ति को बीजेपी की सरकार का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो सौंपना चाहता है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या किसी ऐसे नए चेहरे को लाने की कोशिश की जाएगी जो शायद पहली या दूसरी बारी विधायक बना हो, या फिर क्या जो वो चेहरे जो कि दूसरी पार्टियों से बीजेपी में सिर्फ कुछ महीने पहले आए हैं, लेकिन कमोबेश या बनिस्बत जो है उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है गवर्नेंस का या पॉलिटिक्स का, क्या उनको बीजेपी मौका देगी इस सरकार को चलाने का? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब जब मिल जाएगा तो उससे शायद ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विशाल, मुझे कार्यक्रम यहाँ खत्म करना होगा, आप भी मौजूद हैं, मैं भी यहीं रहूंगी और फिर हम उस नाम पे चर्चा करेंगे। आखिरी 10 सेकंड ओम थानवी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, जो जैन साहब ने कहा, अगर जाति से उठ के किया है तो ये बता दें कि किसी ऐसे जहां पे जाट प्रधान इलाका नहीं है और वहां पे आपने किसी और व्यक्ति को टिकट दिया हो, आपने जाट को वहीं दिया है। और दूसरी बात, किसी मुसलमान को वहां पे वोट दिया, टिकट दिया, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को भी सिर्फ एक को छोड़ करके टिकट ही नहीं दिया, तो आप कहते हैं कि नहीं हम जात पात की, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। ये तो बहुत जाहिर है कि कौन सी राजनीति है। कई सवाल ओम थानवी ने गंभीर फिलहाल खड़े कर दिए हैं और लगता है कि एक और चर्चा इसके लिए करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, नमस्कार।